तो 9th वालों कैसे हो? लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। बेसिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि इसकी आउटर बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड एंड न्यूक्लियस सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इन तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल की एक आउटर बाउंड्री बनाता है, पतली सी आउटर बाउंड्री बनाता है। और ये बाउंड्री बनाएगा तो मतलब क्या करेगा? सेल के अंदर के जो कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है यही डिफाइन करेगा सेल की इंडिविजुअलिटी। मतलब अगर एक बाउंड्री नहीं है तब हम कैसे बताएंगे कि ये एक सेल है? तो ये बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस बाउंड्री को एक और नाम से जाना जाता है। क्या है वो नाम? वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या मतलब है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का? सेलेक्टिवली, सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करना, परमिएबल मतलब परमिशन, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब कि ये कुछ चीज़ों को, ये मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके परमिशन देगा, अलाउ करेगा कि वो इसके अंदर जा सके, और कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके परमिट करेगा कि वो उसके बाहर आ सके। सिंपली एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ तो जैसे स्वेट, पसीना इस मेम्ब्रेन से अपने आप बाहर आ जाता है ना। और अगर हम कोई भी मॉइस्चराइज़र, क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यही है इसका रोल, ठीक है। देखो ये पेंसिल इसके अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकती, मतलब क्या करेगा? कुछ ही चीज़ों को अलाउ करेगा। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। NCERT इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी देती है, एक्सपेरिमेंट देती है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है? 2 इक्वल साइज़ का आलू का पीस लेना है, पोटैटो लेना है। दोनों का साइज़ क्या होगा? इक्वल होगा। इनिशियल साइज़ बिल्कुल क्या है? सेम है, ठीक है। अब उसको मेज़र कर लो कि उसका साइज़ सेम है या नहीं, उसको मार्क कर लो, ये A वाला है, ये B वाला है, ठीक है। अब क्या करो, तुम ना एक बीकर लो, एक कंटेनर लो जिसके अंदर प्लेन पानी रखो। दूसरा एक और बीकर लो जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन रखो। शुगर सॉल्यूशन मतलब कि उसमें 20% चीनी डालो और 80% पानी हो, ठीक है। तो वो मिक्सचर हो, सॉल्यूशन हो, ठीक है। डाल दिया और उसको कुछ घंटों के लिए वैसे ही छोड़ दो। तो क्या होगा? लास्ट में जब तुम देखोगे तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आ जाएगा? ए वाला जो पोटैटो है, जो प्लेन पानी में था, वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, और बी वाला था वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ये एक्टिविटी तुम अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो इनिशियल साइज, बाद में क्या हुआ? ये वाला इस साइज से बड़ा लग रहा है और ये वाला इस साइज से छोटा लग रहा है, श्रिंक हो गया है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर आने के लिए और बाहर भेजने के लिए। इसका पानी लूज़ हो गया है और इसके अंदर पानी आ गया है। तो ये सब होता कैसे है उसको भी हमें समझना है। उसके लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मिक्सचर होता है किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? जैसे कि अब मैंने चीनी ले लिया और पानी ले लिया, इसको मिला दिया, तो मैं इसको बोलूँगी शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैंने सॉल्ट ले लिया और वाटर ले लिया, इसको मिला दिया, तो मैं बोलूँगी सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट हमेशा मात्रा में कम होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है। हमेशा नहीं, लगभग देखा जाता है कि ये ज़्यादा ही होता है और ये कम ही होता है। जैसे कि हमने चीनी पानी को मिक्स किया तो यहाँ पर पानी ज़्यादा है और चीनी मान लो 2 चम्मच है, तो चीनी कम है, तो इसको हम बोलेंगे चीनी इसमें सॉल्यूट है और पानी इसमें सॉल्वेंट है।
क्योंकि पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट हमारा कम है। सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुल जाता है, ठीक है। और कुछ बेसिक टर्म्स जानते हैं। देखो, हमेशा जब भी मूवमेंट होती है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अब ये कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन वो है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में। मतलब ये सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा? चीनी, जो कम मात्रा में है। तो वो कितना है इसके अंदर, कितना है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन। चीनी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा मीठा टेस्ट करेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसके अंदर, ज़्यादा गाढ़ा होगा वो, ठीक है। और अगर कम है तो वो कम कंसंट्रेशन है, कम गाढ़ा होगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट होगी, तो हमेशा कैसे होगी? हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। क्योंकि हमें क्या करना है? एक बैलेंस मेंटेन करना है। इधर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर अगर कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ इसलिए जाएगा जब तक इधर वाला और इधर वाला बैलेंस ना हो जाए, मेंटेन ना हो जाए, सेम ना हो जाए। चलो अब हम समझेंगे इसे। देखो, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑन अ सेल, मतलब कि अलग अलग तरीके के अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन लेंगे और उसका सेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मान लो हमने ली एक कटोरी और उसके अंदर लिया एक सेल। अब उससे पहले मैं ये बता दूं कि सेल के अंदर भी कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे कि वो जो चीनी हमने पढ़ा था ना, सॉल्यूट है, सॉल्ट, शुगर और बाकी कुछ चीज़ें, कुछ और सॉल्यूट्स भी होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर भी पानी होता है और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं। और हम इसमें क्या लेंगे? कुछ ना सॉल्यूशन ले लेंगे, शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन। मान लो हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, चीनी पानी का घोल ले लिया, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंट तरीके के केसेस पढ़ेंगे सेल डाल के कि क्या क्या होगा, ठीक है। पहले ही बता दूँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा, सेल्यूलर मतलब सेल, सेल से बाहर वाला मीडियम, मतलब कि इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं, सेल के बाहर वाला मीडियम, ठीक है, उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोल रहे हैं। इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर वाला मीडियम, मतलब सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर के सामान की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। केस 1, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, बाहर जो भी मीडियम में जो भी कंसंट्रेशन है चीज़ों की, वो इक्वल है सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर मीडियम, सेल के अंदर जो भी कंसंट्रेशन है वो उससे बराबर है, ठीक है। हमने बोला था जो सेल मेम्ब्रेन होता है चीज़ों को सेलेक्ट करके इधर से उधर लेके जाता है, या फिर वो छोड़ देता है, या फिर वो गेन कर लेता है। पर वो करता किस लिए है? वो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए करता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ, जिससे यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है तो दोनों जगह बैलेंस हो जाए, इसलिए, ठीक है। यहाँ पर बाहर वाले जो चीज़ें हैं उसकी कंसंट्रेशन भी सेम है जो सेल के अंदर मौजूद है। तो क्या होगा? न सेल के अंदर से कुछ निकलेगा, न सेल के अंदर कुछ जाएगा, न सेल श्रिंक होगा, पिचकेगा, न सेल स्वेल होगा, मतलब फूलेगा। तो क्या होगा? सेल का साइज सेम रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, मतलब कि अंदर का कंटेंट, अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर का कंसंट्रेशन सेम है, ओके। केस नंबर 2, अब क्या है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम, सेल के बाहर वाले का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्यूलर मीडियम, मतलब सेल के अंदर वाले का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। देखो, इसके अंदर सॉल्यूट कम है, सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, इसके अंदर
सोल्यूट कम है मतलब पानी ज़्यादा है ना। सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है पर पानी कम है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी को इसके अंदर जाना पड़ेगा, वाटर को इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, सेल हो जाएगा स्वेल, फूल जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें बाहर वाला जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का कम होता है और सेल के अंदर वाला कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ओके, केस नंबर 3, सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीडियम ज़्यादा है, बाहर वाला जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का वो ज़्यादा है और इसके सेल के अंदर वाला जो कंसंट्रेशन है इंट्रा सेल्यूलर कंसंट्रेशन सोल्यूट का वो कम है। इस साइन से पता चल रहा है ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, इधर क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर क्या है कंसंट्रेशन कम है, तो मतलब बैलेंस करने के लिए इधर ज़्यादा गाढ़ी चीज़ें हैं और इधर नहीं है, तो क्या होगा, सेल अपना पानी छोड़ देगा जिससे ये बैलेंस हो सके। ऐसे में क्या होगा, सेल हो जाएगा श्रिंक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके डन। अब पढ़ो इसे, वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया, वाटर कहाँ से मूव करेगा, जहाँ पर विद more water and less solute to an area with less water more solute। यहाँ पर पानी ज़्यादा है more water और यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर solute कम है, यहाँ पर solute ज़्यादा है। सोचो यहाँ पर चीज़ें गाढ़ी है, ठीक है, पानी कम है solute ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि पानी ज़्यादा है और solute कम है, तो गाढ़ी चीज़ें नहीं है, ये डिल्यूट है, बिल्कुल हल्का सा है। और ये कंसनट्रेटेड है, यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि पानी भी कम है सोल्यूट भी ज़्यादा है, यहाँ पर सोल्यूट भी कम है पानी भी ज़्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए इधर से पानी इधर आना पड़ेगा ना, तो इधर से इधर आएगा हमेशा, ऐसी कंडीशन से ऐसी कंडीशन में आएगा, ठीक है, डिल्यूट से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है। और तब तक आएगा जब तक दोनों एरियाज इक्वल कंसंट्रेशन के नहीं हो जाते। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो पानी का मूवमेंट होता है अंदर या बाहर, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। हमेशा कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। एंड एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। एक्चुअली कभी कभी लगता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न सेम ही है, पर ऑस्मोसिस सिर्फ क्या होता है, मूवमेंट पानी का, सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस। पर डिफ्यूज़न में सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, डिफ्यूज़न में गैसेस भी आ सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस में पानी जाता है और डिफ्यूज़न में पानी गैस कुछ भी जा सकता है, पर डिफ्यूज़न में एक मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है। नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ हाई टू लो कंसंट्रेशन, सिर्फ नेट मूवमेंट होगा किसी भी पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज़न, ठीक है। ये हो सकता है बिना किसी मेम्ब्रेन के भी, जैसे कि अगर तुम मैगी बनाओ तो उसकी खुशबू ऐसे दूर दूर तक फैलेगी, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ पे फैलेगी, इसको हम डिफ्यूज़न बोलेंगे। अब इसके लिए कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ज़रूरत नहीं थी ना, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो भी रहा है तब भी डिफ्यूज़न बोलेंगे। पर ऑस्मोसिस सिर्फ पानी के लिए यूज़ होता है। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कैसे करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाती है, मतलब डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस कैसे करती है, ठीक है। और उसको सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उसका मॉडल कैसे होता है। वो जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे एक लाइन करके दिखा रहे हैं ना, एक्चुअल में ना ये ऐसा नहीं दिखता है, ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है। कुछ माइक्रोस्कोप से देखा जाए, माइक्रोस्कोप से ही नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसी दिखती है ये। और इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हमें पढ़ना है।
इस मॉडल को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था जिसका नाम एनसीईआरटी में भी नहीं है, सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है। और उन्होंने एक मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि कैसे बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ज़्यादातर ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। लिपिड मतलब फैट, ऑयली, देखो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। अब हमें ये भी जानना है कि इसका नाम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों पड़ा और ये कैसे कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। यहाँ पर कुछ ना ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसी ऐसी और इधर से भी ऐसी, देखो ध्यान से देखो, ये और ये और ये। एक्चुअल में ना ये लिपिड है। ये क्या है? ये क्या है? लिपिड है। लिपिड का ये है हेड पार्ट, हेड, और ये क्या है लिपिड का? टेल, ठीक है। जो लिपिड का हेड होता है ना, हेड को पानी से बड़ा प्यार है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक, क्योंकि इसको पानी से बड़ा प्यार है। और टेल जो होता है ना, इसको पानी से बड़ा डर लगता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो लिपिड के जो 2 पार्ट होते हैं, हेड को तो पानी से प्यार है, हाइड्रोफिलिक है, और इसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिक है। मान लो सेल के बाहर से पानी है, सेल के बाहर पानी है, पूरा ऐसे मेम्ब्रेन बन रखा है, ये सेल के अंदर का है ना, ऐसे ऐसे मतलब कंटिन्यूअस हो रखा है, और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, वो भी पानी जैसा है। इसके बाहर भी हो सकता है जिससे डिफ्यूज़न वगैरह हो। तो क्या होगा कि इसलिए हेड को ना ऐसे बाहर बाहर लगा रखा है जिससे ये पानी के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि इसको पानी पसंद है। और टेल को ना ऐसे अंदर अंदर छुपा रखा है जिससे इसे पानी से कांटेक्ट ना हो पाए, क्योंकि इसे पानी पसंद नहीं है, ठीक है। इसलिए 2 लेयर बनाई है। कैसे? ऐसे और ऐसे। लिपिड की 2 लेयर है, 2-2 करके लेयर है, जिससे टेल को पानी से बचाया जा सके और ये पानी से कांटेक्ट कर सके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिपिड की बाई लेयर। बाई मतलब 2 और लेयर मतलब लेयर। लिपिड की क्या है? बाई लेयर है। बीच बीच में मोटे मोटे ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है? प्रोटीन। अब तुम देखो, तुम्हें डिफ्यूज़न भी करवाना है, डिफ्यूज़न नहीं बोलूँ तो ऑस्मोसिस भी करवाना है। और ऑस्मोसिस कैसे होगा? जब इन टेल को पानी से डर लगता है। कैसे जाएगा पानी इनके थ्रू? तो इनके थ्रू नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? प्रोटीन के थ्रू जाएगा, इन प्रोटीन के थ्रू जाएगा। ये कैरियर है, ठीक है। और ये जो लगे हुए हैं साइड साइड में, इनको हम शुगर बोल सकते हैं, ये शुगर्स है, ठीक है। और ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है, ओके। अब देखो, इनका स्ट्रक्चर देखा जाए सेल मेम्ब्रेन का, तो ये क्या होता है? इतना पतला होता है, हमें इतना बड़ा करके माइक्रोस्कोप में दिखा रखा है। कितना पतला होता है? इतना 7 से 10 नैनोमीटर थिक होता है। मतलब कि इसकी मोटाई जो है ना, बहुत 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 पतला है, जो कि हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखेगा। कितना? 7 से 10 नैनोमीटर। अगर हम इसको मिलीमीटर में देखें तो देखो, इतना ऐसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन, जो कि मैंने बताया। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसका नाम कैसे पड़ा है वो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। अभी ये भी बताया कि हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, जिसको पानी से प्यार है। और टेल क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, इसलिए बाइलेयर बना रखी है लिपिड की, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं ना, ये वाले जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो कुछ कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, है ना, इसके अंदर। इसलिए इसका नाम रखा है फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड में कोई भी चीज़ होती है तो तैर सकती है, फ्लिप कर सकती है, रोटेट कर सकती है, इसलिए इस मॉडल का नाम है फ्लूइड, ठीक है। प्रोटीन जो है गेट कीपर की तरह काम कर रहा है, इसी से चीज़ें से पास करेंगी, गेट कीपर की तरह काम कर रहा है और हेल्प करवा रहा है सब्सटेंस को पास करने के लिए, ठीक है। और जो भी मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं वो मोज़ाइक की तरह अरेंज्ड है। मोज़ाइक मतलब वो जो पत्थर होते हैं जो उसके लिए यूज़ होते हैं, फर्श वगैरह बनवाने के लिए यूज़ होते हैं, उनको मोज़ाइक बोलते हैं, टाइल, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इनकी अरेंजमेंट टाइल जैसी है, इसलिए इसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड क्योंकि मूवमेंट हो सकती है मॉलिक्यूल की, मोज़ाइक यानी पत्थर जैसे, टाइल जैसे मॉलिक्यूल अरेंज्ड हैं, और मॉडल मतलब मॉडल।
सिंपल। देखो माइक्रोस्कोप में सेल कुछ ऐसा दिखेगा। ये किसका सेल है? अनियन पील सेल, मतलब प्याज का जो छिलका है ना उसको माइक्रोस्कोप में दिखा है सिंपली, और ऐसा सेल दिख रहा है उसका। देखो 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 अच्छे से देखो, ठीक है। और ये क्या है? ये ह्यूमन चीक सेल है। ह्यूमन चीक सेल, गाल होते हैं ना ह्यूमन के, उसके अंदर से सेल निकाला है थोड़ा बहुत, उसको देखा है। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हुआ, अब बारी है सेल वॉल की। अब देखो सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल के बारे में तो मैंने जिक्र ही नहीं किया था पहले। ये क्या होता है? ये क्या नई चीज़ आ गई? देखो हमें पता है कि जो एनिमल सेल होता है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बाउंड्री बनाता है उसकी। हाँ ठीक है, ये तो पता है, इसमें क्या बनाया है। अब देखो जो प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल के ऊपर भी ये बाउंड्री बना रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ, प्लांट अगर देखो ह्यूमन के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई उसे मारता है या फिर कुछ होता है या फिर बारिश आती है, तो क्या वो अपने घर में भागेगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वहाँ से जाएगा। पर क्या प्लांट कहीं भाग सकता है? नहीं, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं अपनी जगह पे। सर्दी गर्मी बारिश तूफान आंधी कुछ भी हो, प्लांट को तो वहीं रहना पड़ता है। क्या उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कवरिंग की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो भगवान ने उन्हें एक और एक्स्ट्रा लेयर दी है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और ऐसी वैसी लेयर नहीं है, बहुत टफ लेयर है। और किससे बनी है ये लेयर? ये लेयर ज़्यादातर बनी है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या है? याद कर लो यार, कार्बोहाइड्रेट है एक तरीके का, ठीक है। किससे बनी है ये सेल वॉल? प्लांट के अंदर सेल्यूलोज। अच्छा मुझे बताओ, बैक्टीरिया तो बहुत छोटू सा होता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखता है। क्या बैक्टीरिया के पास भी एक्स्ट्रा लेयर होगी ये? हाँ होगी, बैक्टीरिया के पास भी होती है, बट उसकी सेल्यूलोज से नहीं बनी होती, अलग होती है, किसी और चीज़ की बनी होती है। पर वो बैक्टीरिया के पास भी होती है, फंगस के पास भी होती है, ह्यूमन के पास, एनिमल के पास नहीं होती। एनिमल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा सेल वॉल भी है। बहुत हार्ड होता है सेल वॉल, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है और इतना हार्ड है ना, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। सेल वॉल द आउटर कवरिंग ऑफ सेल प्लांट में होता है, क्योंकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उनको एक रिजिड सा, मतलब रिजिड मतलब हार्ड सा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि विदस्टैंड कर सके, सारे एनवायरनमेंट को झेल सके, सारे स्ट्रेस को झेल सके, विंड रेन सब कुछ वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है, आउटर बाउंड्री होती है, और क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप मेंटेन करके रखता है। अच्छा देखना, देखो हम बोल रहे थे कि एनिमल का सेल से कुछ चीज़ें अंदर आ जाती हैं तो क्या हो जाता है? ये तो फूल जाता है। कुछ चीज़ें बाहर चली जाती है तो सिकुड़ जाता है ना। अब इतना टफ बॉल बना दिया है ना एनिमल पे, तो क्या ये श्रिंक हो पाएगा? क्या ये फूल पाएगा? क्योंकि बाहर की जो इसकी बाउंड्री है, सेल वॉल, काफ़ी ज़्यादा वॉल क्या होती है? दीवार, काफ़ी ज़्यादा ठोस है। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है सेल वॉल से डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस होगा, नहीं होगा, अलाउ करता है मूवमेंट, ठीक है। पर क्या होगा कि शेप मेंटेन रहेगी, शेप में चेंज नहीं आएगा, ओके। और यही प्लांट को सीधे खड़े रहने में मदद करता है। ये एक तरीके की ना सेल वॉल डेड लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? एक्टिव लिविंग था, ये डेड है, डेड हो जाता है बाद में, बनने के बाद डेड हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, ठीक है। रिजिड है, हार्ड है, परमिशन देता है, परमिएबल है ना, अलाउ करेगा डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस, पर शेप मेंटेन रहेगी। देखो, और सेल्यूलस से बना होता है। देखो इसे ध्यान से देखो इसे ध्यान से देखो। क्या करा ना, इसको हाई कंसंट्रेशन वाले,
है ना, चीनी वाले पानी में वो जो प्लांट सेल है उनको डाल दिया। अभी तो पहले तो माइक्रोस्कोप में ऐसे दिख रहे थे, ये प्लांट के सेल है, एक प्लांट है उसका पत्ते का सेल है, ठीक है, क्रेडल लिली लीफ उसके छिलके का, ठीक है। अब देखो प्लांट सेल है, क्या करा, इसको ना एक सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और अगर बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये पानी छोड़ेगा, पर इसके पास तो हार्ड सेल वॉल है तो ये शेप कैसे चेंज कर सकता है। पानी तो इसके अंदर से गया पर क्या रह गया, शेप वैसे ही रहा, अंदर का मटेरियल तो ख़त्म हो गया पर शेप वैसा ही रहा। ऐसी कंडीशन जब प्लांट का पानी लूज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। ये टर्म याद रखना, बिल्कुल याद रखना, प्लाज्मोलाइसिस, LYSIS, ठीक है।